चैलेंजिंग वाले एनवायरनमेंट जिन पे आपको चैलेंजेस करने होते हैं वो सब आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझने का कॉन्सेप्ट समझना है, वो मैं तुम लोगों को अभी ट्राई हैकमी के रूम्स का एक ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको जब सेल्फ स्टडी करके करोगे ना कंप्लीट, तो तुम्हें दिक्कत ना आए। सही है सर। तो 20 तक तुम्हारा हो चुका है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मैंने बताया था कि कैसी वल्नरेबिलिटी होती है आपकी जो वेब एप्लीकेशंस में पाई जाती है। और इसमें आप क्या करते हो, जो इनपुट फील्ड्स होती हैं या जो लिंक्स होते हैं उनमें आप मॉलिशियस जो हमारी स्क्रिप्ट होती है उसको पुट करते हो। उस स्क्रिप्ट को पुट करने के बाद आपके पास आउटपुट आता है, और आउटपुट से ही आपको रिजल्ट मिलता है। अगर किसी साइट में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी है तो क्या होगा, आपके पास आउटपुट आ जाएगा और वो कोड क्या बोलते हैं आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो वल्नरेबिलिटी नहीं है। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी आपकी 3 तरीके की होती है। यहाँ पे स्टोर्ड एक्सेस है, रिफ्लेक्टेड एक्सेस है और डॉम बेस्ड। तो स्टोर्ड में क्या होता है, देखो स्टोर्ड का मतलब होता है जब आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते हो तो उसके डाटाबेस में सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। अब जो वर्जन, ठीक है, अगर मिक्की ने वो कोड इंजेक्ट कर दिया तो अगर मैं भी उस साइट पे विजिट करूंगा तो वो कोड मुझे भी दिखेगा। जितने भी विजिटर्स उस साइट पे आएंगे उन सबको वो कोड एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा। ठीक है, सबके पास वही आउटपुट आएगा जो मिक्की को आया था एग्जीक्यूट कराने के बाद। तो ये होती है हमारी स्टोर्ड, क्योंकि वो उसके सर्वर पे स्टोर हो जाती है, सर्वर लोड हो साइड पे जाती है। आती है। हाँ, इसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी कह सकते हैं, क्रॉस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड में क्या होता है, हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे ब्राउजर में रिजल्ट करेगी। रिफ्लेक्ट का मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है वो आपके सिर्फ ब्राउजर पे आएगा, यानी आपके ही कंप्यूटर पे आउटपुट आएगा, बाकी किसी और के कंप्यूटर पे नहीं आएगा। तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। और डॉम बेस्ड जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करती है, इसको हम बोलते हैं डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो एचटीएमएल और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स में काम किया जाता है इसका। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, स्टाइल और कंटेंट है, उसको चेंज करने के लिए जो प्रोग्राम यूज किए जाते हैं वो आपके डॉम बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। अब जब कोई वेब पेज और कोई डॉक्यूमेंट या तो ब्राउजर में हो या एचटीएमएल के सोर्स कोड में इंजेक्ट करके ये डाल दिया जाए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो आउटपुट आने लग जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डॉम बेस्ड। तो इससे क्या होता है, आप स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हो। सही है सर। इसको बोलते हैं हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। फिर हमारा आता है इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन। तो बेसिकली इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन क्या है? Insecure deserialization is a vulnerability which occur when untrusted data is used to abuse the logic of an application. अब हर एक वेब एप्लीकेशन का एक लॉजिक होता है, एक फ्लो होता है कि किस तरीके से वो काम कर रही है। अगर आप उसके उस लॉजिक में ही कुछ चेंजेस कर दो, कोई मॉडिफिकेशन कर दो, तो उसको हम बोलते हैं इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन। दिस डेफिनेशन इज स्टिल क्वाइट ब्रॉड टू से द लीस्ट। सिंपली इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन इज रिप्लेसिंग डाटा प्रोसेस्ड बाय एन एप्लीकेशन विद मॉलिशियस कोड। इसमें आप क्या करते हो, एक मॉलिशियस कोड इंजेक्ट कर देते हो जिससे आप उसमें या तो डॉज अटैक कर सकते हो या रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप की वल्नरेबिलिटी आपकी ये पाई जाती है। ठीक है, इसमें लो एक्सप्लॉइटेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, और हाई भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपको वल्नरेबिलिटी में क्या मिला। तो इसके लिए आपको ज्यादातर ये कहाँ पर मिलेगा, आपको ई कॉमर्स साइट्स पे मिलता है, जो फॉरम्स बने होते हैं वहां पर मिलता है। एपीआई जो होती है आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो होते हैं वहां पर मिलता है। और एप्लीकेशन रन टाइम्स होते हैं जैसे कि टॉम कैट, जेनकिंस, जेबॉस नाम की जो एप्लीकेशन होती है उनमें मिल जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकली इसका आप करके देख लेना यहाँ पे। अब इसके प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये देख लेना एक बार। फिर आता है आपका कंपोनेंट विद नॉन वल्नरेबिलिटीज। ये क्या होता है, ये समझने वाली चीज है। देखो कुछ वल्नरेबिलिटीज हमें ऑलरेडी पता होती है कि भाई ये वल्नरेबिलिटीज हैं। ठीक है, अब इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना हमारे लिए मेन टास्क होता है कि आप इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा कैसे उठाओगे। तो हमें पता तो है कि वल्नरेबिलिटीज हैं, लेकिन इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना ही आपका मेन टास्क होता है। जैसे कि जब हम मेटास्प्लोइटेबल मशीन को स्कैन करते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है कि वहां पर जो सर्विस वर्जन है वो 2.5 3.4 है,
जो VFSPD है FTP का, तो हमें ये तो पता चल गया, लेकिन अब उसका एक्सप्लोइटेशन करना मेन टास्क है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च एक्सप्लॉइट का यूज करते हैं या मेटा एक्सप्लॉइट का यूज करते हैं, और हम वल्नरेबिलिटीज का पता लगाते हैं। अगर उसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है तो हम उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा कंपोनेंट भी नॉन वल्नरेबिलिटीज के अंदर आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी है जिसने अपना वर्डप्रेस का बहुत सालों से अपडेट नहीं किया, तो वर्डप्रेस का वर्जन होता है जैसे 5.5 7 पॉइंट कुछ लेटेस्ट चल रहा है आपका, ठीक है। और कंपनी ने जब वर्डप्रेस पे साइट बनाई थी तब 5.0 था। अब कंपनी ने काफी सालों से वो अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि वर्डप्रेस की पहले साइट है, आप सबसे पहला काम आपका क्या होता है, अप्रोच क्या होती है कि आप ये पता लगाओ कि साइट किस पे बनी हुई है। तो आप देखोगे वर्डप्रेस पे साइट बनी हुई है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस पे साइट बनी हुई है, देन आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक ऐसा टूल ढूंढोगे जो वर्डप्रेस की वल्नरेबिलिटीज को निकाल के देगा। अब आपने WP स्कैन नाम का एक टूल देख लिया जिससे आपको वर्डप्रेस की वल्नरेबिलिटीज का डाटा मिला। आपने देखा कि जो साइट है वो 4.6 पे चल रही है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो 5.7 है। अब उस केस में आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि जब वर्डप्रेस का 4.6 है तो आउटडेटेड है ये। अब आउटडेटेड की बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होंगी ही होंगी। आप उन वल्नरेबिलिटीज को ढूंढोगे और आप देखोगे कि एक वल्नरेबिलिटी मिली जिससे मैं रिमोट कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, यानी मैं उसके सर्वर पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ रिमोटली, वेब शेल अपलोड कर सकता हूँ। तो आप एक्सप्लॉइट DB पे जाकर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी ढूंढोगे और आप उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा लोगे। उसको बोलते हैं कंपोनेंट विद नॉन वल्नरेबिलिटीज, यानी आपको पता था पहले से वल्नरेबिलिटी के बारे में और आपने सीधा उसको स्कैन करके उसके एक्सप्लॉइट को ढूंढा और अटैक परफॉर्म कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर। नो ठीक सर। है, तो इसकी लैब भी कर लेना आप लोग। फिर आपके पास आता है इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। अब ये क्या चीज है, ये वो चीज है जब आप किसी की सर्वर पे वेबसाइट में किसी भी चीज में अटैक परफॉर्म करते हो या लॉग इन करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे हमें कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे क्या क्या लॉग्स हो सकती हैं, आपका HTTP स्टेटस कोड हो सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स हो सकते हैं, यानी कि आपने कब लॉग इन किया, यूजर नेम्स हो सकते हैं, किस यूजर नेम से लॉग इन हुआ, लोकेशन हो सकती है और IP एड्रेसेस हो सकते हैं। आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ यही होता है इन्वेस्टिगेट करना या ये पता लगाना कि किस IP से लॉग इन किया गया था, कब लॉग इन हुआ था या कब ब्रूट फोर्स हुआ, या फिर उस यूजर का जब उसने अटैक परफॉर्म किया तो कौन सा कोड के एरर आई, टाइम स्टैम्प क्या था, उसका टाइम क्या था उस टाइम पे। इन इन सब के सर लॉग्स बन जाते हैं वेबसाइट पे? हाँ, ये कहाँ मिलते हैं सर? ये आपको मिलेंगे वेबसाइट के लॉगर सिस्टम में, स्टोरेज में। स्टोरेज में? सही है सर। ठीक है, तो जितने भी इवेंट सेक्शन होते हैं सब आपके वेबसाइट के होते हैं, और हर इवेंट सेक्शन में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब आप इसका रूम करोगे तो वहाँ पे आपको 2-3 तरीके की चीजें ढूंढनी होगी। वो कहेगा कि एक यूजर ने लॉगिन करने की कोशिश करी, आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सा IP से उसने लॉगिन किया था, ठीक है। तो अनऑथराइज एक्सेस होता है, अनऑथराइज एक्सेस करोगे आप तो उसका मतलब यही है कि कोई अननोन यूजर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं हम अनऑथराइज एक्सेस। कोशिश कर रहा है या मतलब सक्सेस हो गया? नहीं, सक्सेस तब होगा जब आपका स्टेटस ओके आ जाएगा, 200 कोड नहीं, आ जैसे जाएगा। कि हम चेक करते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे पहले कभी अटैक हुआ था और तो हाँ किस आईपी से हुआ था, हाँ, तो कि क्या वो सक्सेस हुआ था या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे सर? पहला काम तो यही है कि हमें ये पता चल गया कि भाई इस IP से अटैक हुआ। हुआ। अब दो चांस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दो तरीके की हो सकती है, या तो वो लॉगिन कर गया, हम्म। ठीक है, या फिर वो लॉगिन नहीं कर पाया, उसको एक एरर आ गई। एरर आ गई। तो लॉगिन कर गया, उसके में हमारे पास उसके जो रेस्पॉन्स कोड आएगा वो आएगा 200, हम्म। और अगर वो लॉगिन नहीं कर पाया तो उसके पास 400 सीरीज का कोड आएगा। अच्छा। अब ये कैसे मुझे पता चला वो मैं बताता हूँ तुम्हें। हम्म। देखो, हमारे पास ना HTTP रेस्पॉन्स कोड होते हैं, इसको हम निकालते हैं अभी। देखो ये वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। हालांकि इसमें मेन आपको ऐसे याद रखना है 100 200 300 400, ठीक 500। है, 500, 500 तक जाते हैं। शुरू का जो 100 वाली सीरीज के होते हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं,
इसमें 100, 101 और 102 चलते हैं, जिसमें कंटिन्यूस स्विचिंग प्रोटोकॉल और प्रोसेसिंग आती है। ठीक है, फिर 200 वाली सीरीज चलती है, 200 सीरीज। इसमें आपके 200, अगर 200 आ गया तो मतलब वो लॉग इन कर गया सक्सेसफुली। ठीक है, कुछ भी अगर अटैक आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो वो आपका 200 में आता है सक्सेस के लिए। और अगर वो अटैक परफॉर्म तो करा लेकिन वो कर नहीं पाया वो लॉगिन, तो आपके सामने एरर आ जाएगी, और उसमें आपके पास 401 का एरर आता है, अनऑथराइज्ड। क्लियर है? सर ये फोरबिडन में क्या होता है, 403 में? 403 में ये होता है कि आप जो चीजें वहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिस चीज को आप लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो एक्चुअल में वो है ही नहीं। ये हनी पॉट के केस में लगाते हैं। टू मैनी अटैक्स हो जाता है आपका तो 429 आता है। ठीक है, इस तरीके के कुछ एरर है। तो और लास्ट में आपके सर्वर एरर होती है, जो सर्वर्स पे आती हैं। ज्यादातर आपको इंटरनल सर्वर एरर मिलेगी, बैड गेटवे मिलेगा। तो ये है, तो ये आपको सीरीज याद रखनी पड़ती है HTTP स्टेटस कोड्स को। क्लियर हो गया आप? यस यस सर। सर। तो 1X वाली सीरीज जो होते हैं वो आपके इंफॉर्मेशनल होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट रिसीव होती है या प्रोसेस होती है। 200 सीरीज वाली जो होते हैं वो सक्सेसफुल रेट के लिए होते हैं, जिसमें आप रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगी, समझ में आ जाएगी और एक्सेप्ट हो जाएगी। रिडायरेक्शन वाले में क्या होगा, रिक्वेस्ट जो एक्शन है वो सक्सेसफुली टेकन हो चुका है, ऑर्डर टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट। 40 सीरीज वाली में जो आता है आपका वो क्लाइंट एरर होती है। क्लाइंट और सर्वर चलता है 4 और 5 पे। 1 to 3 इंफॉर्मेशनल, सक्सेस और रिडायरेक्शन पे चलता है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीजें, ये समझ लेना। उसी तरह आपके पास OS जूस नाम की भी एक मशीन है। तो पहले तो आपने ट्राई हैकमी वाली खत्म करनी है। जब वो आपने खत्म हो जाएगी तब आप OS जूस की तरफ आना। ठीक है, OS जूस बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको बर्ब स्वीट के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो बर्ब स्वीट क्या होता है? बर्ब स्वीट एक एक ऐसा सॉफ्टवेयर कह सकते हो, एक ऐसा पेन टेस्टिंग टूल कह सकते हो, जो हर जगह आपका यूज रहेगा वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी में। इसके बेस पे आप क्या करते हो, ये काम कैसे करते हैं, ये आपके और ब्राउजर के बीच में, यानी कि सर्वर और ब्राउजर के बीच में एक मीडिएटर की तरह आ जाता है। मैन इन द मिडिल अटैक, सेशन हाईजैक्स, इन सब चीजों में यूज होता है। अब ये क्या करता है, जैसे आप रिक्वेस्ट कोई भी फॉरवर्ड करते हो सर्वर पर, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ब्राउजर में हमने ये पुट किया www.google.com। अब वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पे जानी चाहिए अगर हम सही तरीके से बोले तो। लेकिन वो रिक्वेस्ट सर्वर पर गई ही नहीं, वो रिक्वेस्ट कहाँ पर हो गई, बीच में ही रोक दी गई। और वो रिक्वेस्ट किसने कैप्चर कर ली, बर्ब शूट ने बग कैप्चर स्वीट प्रो ने। हाँ, अब बग स्वीट जो होगा, वहां से आप उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो सर्वर पे अपने अकॉर्डिंग। आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप चाहते हो कि कोई भी मैं टेम्परिंग कर लूँ, आप कुकीज को हाईजैक करना चाहते हो, आप सेशन आईडी चुराना चाहते हो, आप नंबर्स में कुछ हेर फेर करना चाहते हो, आप टोकन को कॉपी करना चाहते हो, जो चाहिए आप वो कर सकते हो मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, इसके लिए आपको अपने ब्राउजर को सेट करना होता है प्रॉक्सीज के साथ। तो ब्राउजर में आप क्या करते हो, प्रॉक्सी सेट करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, CA सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हो, और देन आपका ये काम करता है इसके साथ, ब्राउजर के साथ। ठीक है, तो OS जूस पे हम करेंगे प्रैक्टिकली, इसको मैं कल से आपको प्रैक्टिकली इस पे कराना शुरू कर दूंगा। तो आपका जो 20 तक हो गए हैं, तो कोशिश करना कि आज खत्म कर दो ये, 30 तक हो जाएंगे, कोशिश करोगे तो। आज नाइट तक कर दूंगा सर। ठीक है, कोशिश करना खत्म हो जाए। तो देखो, ये कंपोनेंट भी नॉन वल्नरेबिलिटी, और ये तो बहुत छोटा मेरे सा को है। सर बताएं, ये बर्ब शूट चलाना सीखना है अच्छे से।
हाँ, बग शूट के लिए मैं अभी की क्लास में ना आपको एक ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, वो पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो। ठीक है, चाहे एक ही देख लेना आज, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा किस टाइप से हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। और उसके लिए अगर ट्यूटोरियल पढ़नी है तुम्हें तो फंडामेंटल ऑफ बग शूट मिल जाएगी आपको। हालांकि शायद ट्राई हैकमी पे बग शूट का एक रूम है, लेकिन वो शायद पेड है, एक बार देख लेते हैं। मेरे थोड़े से फंडामेंटल हैं जो इसमें क्लियर नहीं हो पा रहे वर्क शूट के। हाँ, तो ये रूम पेड है, तो इसको हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो पेड है, तो फिर पैसे मांगेगा ये। हम्म, तो इसको अभी छोड़ देंगे इसको। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, ट्यूटोरियल देख लेंगे। तो यूट्यूब पे मैं बताता हूँ तुम्हें। ये वाला चैनल बिटेन टेक का बग स्वीट वाला टॉपिक पढ़ लेना। इसमें इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी पूरी सीरीज है 7-8 वीडियोस की। ठीक है, हम्म, आप ये देख सकते हो। और आपको सिर्फ नॉर्मल छोटी सी शॉर्ट में चाहिए तो आप ये देख सकते हो 25 मिनट की फॉरेंसिक टेक। सही है सर। ठीक है, बाकी ये हिंदी में है तो ज़्यादातर समझ में आएगी आपको, और हम्म, बढ़िया है। एक बार सर ये भी देखना, मैं दिखाता हूँ कैसा है ये। देखो, स्क्रीन शेयर वो करना। करो। ये वाला है सर, इसका वर्क शूट के बारे में ही है ये। टेक्निकल मोटा भाई, आज हम बात करने वाले हैं बॉक्सिंग का एक टेस्ट जो ट्यूटोरियल है उसके बारे में, जिसमें हम आज बात करने वाली है दो टैब्स के बारे में, जो है डैशबोर्ड और टारगेट। क्या नाम है इसका ऑथर का? इसका सर ये, एक मिनट, मोटा भाई कुछ नाम, ये हाँ हाँ, टेक्निकल मोटा भाई। टेक्निकल मोटा भाई। हाँ, इसके ट्यूटोरियल भी बढ़िया होते हैं। हम्म, ये ठीक था। है, बढ़िया होते हैं इसके, इससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बग स्वीट का लेटेस्ट वर्जन भी मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो ये कर लेना। और ओएस टू जूस हम खत्म कर देंगे इसी वीक में। हमारे पास अभी 2 दिन है, नहीं 2 दिन नहीं, 1 दिन है, कल कल का दिन। तो कल हम कर लेंगे उसकी 2 मशीन। और नेक्स्ट वीक में हम मंडे ट्यूसडे में अपना ओएस जूस खत्म कर लेंगे। फिर हम पोर्ट फिगर की लैब पे प्रैक्टिस करेंगे। सही है सर। ठीक है, देखो मेरा टारगेट यही रहेगा आपको कराने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रियल इन्वायरमेंट पे प्रैक्टिस करें। हाँ, तभी समझ में आता है सर, रियल में अपने हाथ से खुद से करने में। हाँ, क्योंकि ट्राई हैक में और इन सब का मैंने आपको कुछ कुछ चैलेंजेस करा दिया, अब आप उससे आगे कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। देन हमारा आता है बग स्वीट, ये भी हम कर लेंगे। अभी अब वो एस वाली मशीन जब होगी ना, उसमें पूरा का पूरा बग स्वीट का ही काम है। और तीसरा जो है अपना, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट आउट आए तो मेरे से पूछ लेना। बाकी मैं अभी तुम्हें वेब